हेलो एवरीवन। तो आज मॉडर्न हिस्ट्री का ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है ये वीडियो। तो आज हमारा पहला टॉपिक है इन्वेजन ऑफ यूरोपियंस। तो इन्वेजन ऑफ यूरोपियंस में सबसे पहले हम लोग कंपनी देखते हैं और उसकी फैक्ट्री देखते हैं कि कैसे कंपनीज ने इंडिया में अपनी फैक्ट्रीज को स्टैब्लिश किया। तो सबसे पहले 1498 में जो पहली कंपनी आई थी, पहली जो कंपनी आई थी वो पोर्चुगीज की आई थी। तो पोर्चुगीज की पहली कंपनी यहाँ पर आई थी 1498 में। तो इसकी जो पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी इंडिया में वो हुई थी कोचीन में। कोचीन में पहली फैक्ट्री इसकी स्टैब्लिश हुई थी और वो हुई थी 1502 में। तो 1498 में पोर्चुगीज कंपनी इंडिया में आई थी और पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी इसकी 1502 में। उसके बाद 1602 में दूसरी कंपनी आई डच की। डच की कंपनी 1602 में आई और इसकी जो फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी वो हुई थी मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में मसूलीपट्टनम में इसकी फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी। तो मसूलीपट्टनम में इसकी फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी 1605 में। उसके बाद इंग्लिश आए। इंग्लिश ये कंपनी आई थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, EIC। वो आई थी 1600 में और फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी सूरत में 1613 में। 1613 में जो है फैक्ट्री स्टैब्लिश हो गई थी। उसके बाद डेनिश कंपनी आई थी 1616 में और फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी ट्रैंकेबर में और ये फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी 1620 AD में इसकी फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई। उसके बाद फ्रेंच कंपनी आई थी 1664 में। 1664 में आई और सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई थी फ्रेंच की 1668 में। तो सारी कंपनी इंडिया की तरफ आ रही थी। इसका जो मेन रीजन था उस टाइम पे कि 1750s में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इसका जो मेन रीजन था वो था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण ही यूरोपियन कंपनीज जो है रिसोर्सेज के लिए इंडिया आ रही थी, क्योंकि इंडिया के पास बहुत ज्यादा रिसोर्स था। तो वो लोग एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी और इंपेरियलिस्टिक पॉलिसीज को अडॉप्ट करके यहाँ पर आने की सोच रहे थे। और इंडिया बहुत पहले से एक रिसोर्स का हब रहा है। तो यहाँ पर जैसे स्पाइस रहा है गोल्डन लैंड में, गोल्डन आइलैंड हो गया इंडोनेशिया मलेशिया, और गोल्डन लैंड हो गया जैसे इंडिया के पास एक गोल्डन आइलैंड। तो गोल्डन आइलैंड जो इंडिया के पास है वो है, पहले था गोल्डन आइलैंड। ये जो गोल्डन आइलैंड था ये था इंडोनेशिया और मलेशिया। उसके बाद गोल्डन लैंड था इंडिया के पास, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ये गोल्डन लैंड था। और इसका सीधा कनेक्शन बंगाल से था और बंगाल का सीधा गेट यहाँ खुलता था। और वहां पर स्पाइस भी था, स्पाइस का भी हब था। और इंडिया का कनेक्शन, जैसे बंगाल का कनेक्शन सिल्क रूट से जुड़ा हुआ था। तो ये सारी चीजें इंडिया को बहुत इंपॉर्टेंट बना देती थी। इसके कारण से सारी कंपनीज जो है यहाँ आना चाहती थी ट्रेड करने के लिए। जैसे 1498 में वास्को डी गामा आया। उससे पहले 1487 में बार्थोलोम्यू डायस आया। तो वो केप ऑफ गुड होप तक ही आ पाया था। उसके बाद जो है 1498 में वास्को डी गामा आया जैमोडीन के पास और वहां से वो 60 टाइम्स प्रॉफिट किया। फिर वो पुर्तगाल गया। तो ये था ये इन्वेजन ऑफ यूरोप्स। जैसे 17 मई 1498 को 17 मई 1498 को कैलिकट के कोस्ट पर वास्को डी गामा आया, जो कि
जैमोरिन के पास आया था। ये जैमोरिन के पास आया था और 60 टाइम्स ये प्रॉफिट किया था। उसके बाद एल्मीडा आया। एल्मीडा, ये एल्मीडा ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी यही लाया था। उसके बाद एल्बुकर्क आया। एल्बुकर्क, ये एल्बुकर्क जो है ये पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म लाया। और ये लाया एल्बुकर्क पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म। पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म, इंपेरियलिज्म लाया। पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म। और इसी एल्बुकर्क ने गोवा को कैप्चर किया था। इसने गोवा को कैप्चर किया था 1510 में बीजापुर से। बीजापुर से इसने गोवा को कैप्चर किया था 1510 में। उसके बाद जैसे कोलकाता जो था, कोलकाता 3 विलेज से मिलकर के बना था। कोलकाता जो है 3 विलेज से मिलकर बना था, जिसे हम लोग सुतानती, गोविंदपुरा और कैलीकट कहते हैं। तो इन 3 विलेज से मिलकर कोलकाता बना था। और फोर्ट विलियम भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था 1700 में, और कोलकाता में ही वो बना था। और कोलकाता का जो फाउंडर था वो था जॉब चार्नोक। तो जॉब चार्नोक जो था वो कोलकाता का फाउंडर था। और कोलकाता बना था 3 विलेजेस के कॉम्बिनेशन से, सुतानती, गोविंदपुरा और कैलीकट। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से प्रोविंशियल किंगडम्स हुआ करते थे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किंगडम होता था बंगाल। किंगडम जो होता था बंगाल। बंगाल, और इसी बंगाल का जो कनेक्शन था वो सिल्क रूट से था, इसलिए बंगाल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सिल्क रूट मतलब चाइना, चाइना से सिल्क रूट निकलता था, वहां से सिल्क रूट आता था इंडिया में, इसका कनेक्शन होता था, फिर यहां से जाता था मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट से वो जाता था यूरोप भी जाता था। तो यहां से पहले वो जाता था ईरान की तरफ, चाइना से सिल्क रूट निकला, वहां से ईरान गया, ईरान से वो गया सऊदी अरब गया, सऊदी अरब से चला गया वो यूरोप। तो ये जो है सिल्क रूट का कनेक्शन होता था। और एक कनेक्शन यहीं से इंडिया की तरफ था, जो यहाँ पर ताम्र तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, यहाँ पर ताम्रलिप्ति होती थी, ये बंगाल था। और यहीं पर जो है गोल्डन लैंड था, कैम्बोडिया, वियतनाम और लाओस, ये गोल्डन लैंड हुआ करता था। और बंगाल का जो डोर है वो यहीं पर खुलता था, यहाँ पर स्पाइस भी हुआ करता था, इसको कहते हैं नॉर्दर्न पाथवे। और एक नीचे जाता है जहां पर जो है तमिलनाडु, कोचीन और केरला, तमिलनाडु, कोचीन और केरला, यहाँ पर जो है सदर्न पाथवे। ये सिल्क रूट का एक रास्ता था, और यही जो तक्षशिला है इसी में चाणक्य ने पढ़ाई की थी। तो अब हम लोग आगे देखते हैं किस तरह से जो है प्रोविंशियल किंगडम है। तो बंगाल का जो फाउंडर था, बंगाल का जो फाउंडर था वो था मुर्शीद कुली खान। वो था मुर्शीद कुली खान, और इसने बंगाल को खोजा था, मुर्शीद कुली खान 1717 में। 1717 में बंगाल का फाउंडर था मुर्शीद कुली खान। और उसके बाद जो दूसरा जो किंगडम आता है वो आता है अवध। अवध का जो फाउंडर था सादत खान। सादत खान अवध का फाउंडर था, सादत खान। उसके बाद मैसूर, ये जो मैसूर था इसका फाउंडर था हैदर अली। हैदर अली, इसी का बेटा था टीपू सुल्तान, जो कि जैकोबियन क्लब का मेंबर भी था। उसके बाद आता है पंजाब। पंजाब जो एक किंगडम था, प्रोविंशियल किंगडम था, इसके फाउंडर थे रंजीत सिंह। रंजीत सिंह पंजाब के फाउंडर थे। उसके बाद आता है हैदराबाद।
तो हैदराबाद के फाउंडर थे निजाम उल मुल्क। निजाम उल मुल्क। अच्छा, पंजाब को रंजीत सिंह ने खोजा था 1792 में, और हैदराबाद को निजाम उल मुल्क ने खोजा था 1724 में। तो ये था प्रोविंशियल किंगडम। अब हम लोग देखते हैं कि ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी। ब्लैक होल, आज हम लोग सिर्फ फैक्ट्स पे डिस्कशन करेंगे। ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी 1756 में, जिसमें सिराजुद्दौला ने कुछ यूरोपियंस को कैप्चर कर लिया था। ब्लैक होल ट्रेजेडी जो हुई थी 1756 में। उसके बाद डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट, ये जो डुअल गवर्नमेंट था इसे स्टार्टेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। डुअल गवर्नमेंट को स्टार्ट किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। रॉबर्ट क्लाइव ने डुअल गवर्नमेंट को स्टार्ट किया था, और इसे एंड किया था, डुअल गवर्नमेंट को एंडेड बाय वैरेन हेस्टिंग्स। तो वैरेन हेस्टिंग्स ने डुअल गवर्नमेंट को एंड किया था, वो किया था 1772 में। तो डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था 1756 में, वो स्टार्ट हुआ था और एंड हुआ था 1772 में। वैरेन हेस्टिंग ने इसे एंड किया था, और 1756 में डुअल गवर्नमेंट को रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट किया था। अब हम लोग देखते हैं मैसूर किंगडम के ऊपर। जो मैसूर की जो किंगडम थी उसको देखते हैं। तो मैसूर में हैदर अली ने जब थ्रोन को लिया तो उसने वोडेयार डायनेस्टी को हटाया। वोडेयार डायनेस्टी को हटा करके हैदर अली ने क्राउन को एक्सेप्ट किया, और इसका जो बेटा था वो था टीपू सुल्तान। तो हैदर अली जो है इस किंगडम का फाउंडर था, हैदर अली, जिसने इरेडिकेट किया था वोडेयार डायनेस्टी को। वोडेयार डायनेस्टी को इसने इरेडिकेट किया था, और इसका जो बेटा था वो था टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान हैदर अली का बेटा था, जिसने प्लांट किया था ट्री ऑफ लिबर्टी। टीपू सुल्तान ने प्लांट किया था ट्री ऑफ लिबर्टी। ट्री ऑफ लिबर्टी टीपू सुल्तान ने प्लांट किया था श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने ट्री ऑफ लिबर्टी प्लांट किया था, और ये जैकोबिन क्लब का मेंबर भी था। टीपू सुल्तान जैकोबिन क्लब का मेंबर भी था। उसके बाद जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था वो देखते हैं कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। तो ये हुआ था फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर। इसमें एक ट्रीटी हुई थी, इस वॉर में एक ट्रीटी हुई थी, फिर ये वॉर एंड हो गया था। तो इसमें एक ट्रीटी हुई थी, इसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास। ट्रीटी ऑफ मद्रास, और ये ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ था 1769 में। उसके बाद सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, इसमें भी एक ट्रीटी हुई, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। इसमें जो ट्रीटी हुई उसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, और ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ था 1782 में। तो 1782 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ था। उसके बाद जो थर्ड मैसूर वॉर था, थर्ड मैसूर वॉर, इसमें ये हुआ, थर्ड मैसूर वॉर हुआ था 1792 में, और इसमें तो ट्रीटी हुई थी ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, और ये हुआ था टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। उसके बाद फोर्थ मैसूर वॉर ये हुआ था 1799 में, और इसमें जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को मार दिया था। वेलेस्ली किल्ड टीपू सुल्तान को वेलेस्ली ने मार दिया था, और वोडेयार डायनेस्टी जो है रीस्टैब्लिश हुआ टीपू सुल्तान के मरने के बाद।
फिर से रोडिया डायनेस्टी जो है वापस आ गया था। तो ये हुआ हमारा प्रोविंशियल किंगडम। अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज के ऊपर। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बाल गंगाधर तिलक को। तो बाल गंगाधर तिलक ने 2 न्यूज़पेपर रिलीज किया था, जिसे कहते हैं बाल गंगाधर तिलक। 2 न्यूज़पेपर इनका बहुत फेमस था, एक था मराठा और दूसरा था केसरी। तो मराठा था इंग्लिश में और केसरी, ये जो केसरी था ये था मराठी में। केसरी था मराठी में और मराठा था इंग्लिश में। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने ही ऑर्गेनाइज किया था गणपति और शिवाजी फेस्टिवल। इन्होंने ही गणपति एंड शिवाजी फेस्टिवल इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। उसके बाद होम रूल लीग स्टार्ट किया था 1916 में पुणे में। पुणे से होम रूल लीग स्टार्ट किया था और इन्हीं के साथ जो एनी बेसेंट भी थी। एनी बेसेंट ने मद्रास अदियार से होम रूल लीग स्टार्ट किया था। मद्रास के अदियार से। और ये जो एनी बेसेंट थी ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़ी हुई थी। एनी बेसेंट जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी से ये जुड़ी हुई थी और थियोसॉफिकल सोसाइटी न्यूयॉर्क में। और इसी सोसाइटी का जो फाउंडर था वो था ब्लावात्स्की और एच.एस. ऑलकॉट। मैडम ब्लावात्स्की और एच.एस. ऑलकॉट। मैडम ब्लावात्स्की और एच.एस. ऑलकॉट जो ये फाउंडर थे थियोसॉफिकल सोसाइटी के। और बी आर अम्बेडकर का एक स्लोगन था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो ये स्लोगन था बी आर अम्बेडकर। ये स्लोगन था बाल गंगाधर तिलक का। इनका स्लोगन था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। ये स्लोगन था बाल गंगाधर तिलक का। अब हम लोग देखते हैं बी आर अम्बेडकर के ऊपर। बी आर अम्बेडकर जो थे वो महू कास्ट के थे। मध्य प्रदेश 1891 में इनका बर्थ हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1891 में मध्य प्रदेश में। और ये बुद्धिज्म में आ गए थे। इन्होंने एक नया बुद्धिज्म स्टार्ट किया था, इसको कहते हैं नियो बुद्धिज्म। इन्होंने कंप्लीटली बुद्धिज्म को भी एक्सेप्ट नहीं किया। इन्होंने स्टार्ट किया अपना एक अलग रिलीजन, इसको कहते हैं नियो बुद्धिज्म। ना इन्होंने महायान को माना ना हीनयान को माना। इन्होंने उसमें एक नया सेगमेंट स्टार्ट किया, इसको कहते हैं नियो बुद्धिज्म। नियो बुद्धिज्म ये इनका एक था, बी आर अम्बेडकर ने ज्वाइन किया था। इनका न्यूज़पेपर था बी आर अम्बेडकर का मूक नायक। ये इनका न्यूज़पेपर था और ये 1920 में इन्होंने पब्लिश किया था। उसके बाद 1927 में बहिष्कृत भारत, ये भी इन्होंने पब्लिश किया था। बहिष्कृत भारत। तो बहिष्कृत भारत जो है वो 1927 में इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद जनता, ये सब न्यूज़पेपर है जो बी आर अम्बेडकर ने पब्लिश किया था। जनता 1930 में इन्होंने पब्लिश किया था। उसके बाद ये वॉइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बने थे एज अ लेबर मेंबर के रूप में ही बने थे। और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन्होंने जो है बी आर अम्बेडकर ने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था बी आर अम्बेडकर ने। उसके बाद इन्होंने फॉर्मेशन किया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का 1936 में। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का इन्होंने फॉर्मेशन किया। अब हम लोग देखते हैं अगला जो हमारे पर्सनालिटीज होंगे वो है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है उनका एक मैगजीन बहुत फेमस है जो है इंडियन ओपिनियन और हरिजन। इंडियन ओपिनियन और हरिजन। तो जो इंडियन ओपिनियन आया था 1904 में, ये आ गया था इंडियन ओपिनियन आया था 1904 में। उसके बाद 1933 में हरिजन 1933 में हरिजन आया था। उसके बाद 1919 में
यंग इंडिया, यंग इंडिया जो है 1919 में आया था। उसके बाद नवजीवन, नवजीवन भी इन्होंने स्टैब्लिश किया था, एक इनका भी एक गुजराती लैंग्वेज में इन्होंने स्टार्ट किया था नवजीवन, नवजीवन इन्होंने स्टैब्लिश किया था। उसके बाद 1894 में 1894 में महात्मा गांधी ने नेटल इंडिया नेटल इंडियन कांग्रेस नेटल इंडियन कांग्रेस जो है गांधी जी ने ये स्टैब्लिश किया था। उसके बाद 1910 में इन्होंने साउथ अफ्रीका में टॉलस्टॉय फार्म इन्होंने स्टैब्लिश किया गांधी जी ने।